गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये बिजनेस स्टडी का चैप्टर कौन सा है हमारे पास? 2 कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज करवानी है। तो इससे पहले भी मैंने चैप्टर 1 की वीडियो भी डाल दी है और आगे भी वीडियोज आती रहेंगी सभी चैप्टर्स की। तो हमने क्या करना है, हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज होंगी जो पिछले साल पेपर में या तो आ चुकी हैं या आगे उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो वो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हमने देखनी है इस चैप्टर की कि जो जो हमने करनी है। और अगर आपको इस चैप्टर को पढ़ना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप कंप्लीटली इस चैप्टर को जाकर पढ़कर उसके बाद जो हम ये केस स्टडी करेंगे इसको सॉल्व करो और देखो कि आपकी नॉलेज क्या है, आपको कितना आता है। तो ये वो मैक्सिमम केस स्टडीज हैं जो हमने इस वीडियो के अंदर करनी है, जो प्रीवियस ईयर के अंदर या तो आ चुकी होंगी या आने वाले टाइम के अंदर क्या होंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चलो, तो सबसे पहली जो हमारे पास केस स्टडी है वो है, देखो सबसे पहले तो हम इस चैप्टर की एक बार थोड़ी सी रिवीजन करें कि ये चैप्टर क्या था हमारे पास। तो चैप्टर था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट को करने के कौन से हमारे पास क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। तो हमारे पास दो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे, एक तो कौन था, फ्योल था, एक कौन था, टेलर था। तो फ्योल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मोस्ट प्रोबेबली, जिसमें आपको यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्केलर चेन, रेम्यूनरेशन, इक्विटी, ऐसे सारे प्रिंसिपल्स थे आपके पास। और टेलर ने आपको क्या दिया था, टेलर ने आपको कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे, like science not rule of thumb, science not rule of thumb। या आपको दूसरा प्रिंसिपल कौन सा दिया था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे टेलर ने, और कुछ दी थी आपको टेक्निक्स दी थी कि कैसे अगर आपको बिजनेस को चलाना है तो इन टेक्निक्स को फॉलो करना है। तो वो कौन सी टेक्निक थी, वर्क स्टडी या फंक्शनल फॉर्मेनशिप या सिंप्लीफिकेशन एंड डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। तो ये सारी क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स थी जो टेलर ने आपको दी थी ताकि आप अपने बिजनेस को क्या कर सके, अच्छे से चला सके। तो इन प्रिंसिपल्स के अंदर कैसे केस स्टडीज अप्लाई होगी, मतलब किस केस स्टडी के ऊपर कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, क्या वो फ्योल का है, टेलर का है, और कौन सा प्रिंसिपल है, वो हमने इन केस स्टडीज में देखना है। चलो, तो आपको शायद थोड़ा बहुत याद आ गया होगा कि फ्यूल के और टेलर के प्रिंसिपल क्या है, और अगर कंप्लीट डिटेल में चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको जाकर अच्छे से चेक कर सकते हैं। चलो, तो सबसे पहली केस स्टडी हमारे पास क्या है, दैट प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ एन ऑटोमोबाइल कंपनी। एक ऑटोमोबाइल कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर है, आस्क द फोरमैन टू अचीव अ टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 200 स्कूटर पर डे। मतलब उसने क्या बोला फोरमैन को कि 200 स्कूटर पर डे का हमने क्या रखना है, टारगेट रखना है, उसको आपको अचीव करना है। बट ही डिड नॉट गिव द अथॉरिटी ऑफ रिक्विजिशन टूल्स एंड मटेरियल फ्रॉम द स्टोर डिपार्टमेंट। लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं दी कि वो जो टूल्स और मटेरियल प्रॉपर्ली लगेगा उस डिपार्टमेंट के लिए, आप उसको क्या कर सको, यूज कर सको। कैन द प्रोडक्शन मैनेजर ब्लेम द फोरमैन if he is not able to achieve the desired target? Explain briefly the principle relating to that situation। देखो क्या हुआ कि प्रोडक्शन मैनेजर ने, ऑटोमोबाइल कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर था, उसने एक टारगेट दिया अपने फोरमैन को कि 200 स्कूटर बनाने हैं, लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं दी और उसके बाद उसको ब्लेम कर रहे हैं। तो क्या वो ब्लेम करेगा? नहीं। वाई? बिकॉज ऑफ कौन सा प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि फ्योल ने क्या बोला था कि अगर आप किसी को अथॉरिटी नहीं दोगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किस बात की होगी। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल लेवल के अंदर क्या होनी चाहिए, देनी चाहिए, तभी जाकर क्या होगी, बात बनेगी, तभी जाकर जो मैनेजर्स होंगे या जो वर्कर होंगे वो अच्छे से काम कर पाएंगे। तो कौन सा प्रिंसिपल इसमें रिलेट करता है हमारा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास केस स्टडी क्या है कि इन योर स्कूल यू ऑब्जर्व दैट बुक्स आर केप्ट इन ऑफिस। चौक जो थे वो कहां पड़े थे, लाइब्रेरी के अंदर पड़े थे, और जो ऑफिस रिकॉर्ड था वो किसके अंदर पड़ा था, स्टाफ रूम के अंदर पड़ा था। तो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेट हो रहा है? तो देखो, क्या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं। क्या स्पेरिटी क्रॉप है, टीम स्पिरिट है? नहीं है। तो कौन सा प्रिंसिपल है, ऑर्डर। देखो, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है जब सभी चीजें उसी जगह पर होगी जिस चीज के लिए वो रिक्वायर्ड है। तो जो बुक्स हैं वो कहां पर होनी चाहिए, लाइब्रेरी के अंदर। चौक्स हैं वो कहां पर होने चाहिए, हमारे
चौक्स हमारे कहां पर होने चाहिए? चौक्स हमारे होने चाहिए ऑफिस के अंदर, और जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो ऑफिस के अंदर होंगे, और चौक बेसिकली होंगे स्टाफ रूम या क्लास के अंदर होने चाहिए। तो ये था हमारे पास बेसिकली सेकंड प्रिंसिपल, जिसमें किसकी बात करी थी? ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या बोलता था? एवरीथिंग शुड बी प्लेस्ड इन प्रॉपर प्लेस। जो उसके लिए कोई चीज है उसी पर रखो उन चीजों को, फालतू में इधर उधर मत करो। चलो, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट केस स्टडी क्या है? द मैनेजमेंट एंड वर्कर हैव एंटर इनटू एन एग्रीमेंट दैट वर्कर विल डू ओवरटाइम टू कवर अप द लॉसेस ऑफ द कंपनी। इन रिटर्न द मैनेजर विल इंक्रीज द wages, but management later refused to increase the wages। तो किस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं? देखो हुआ क्या कि मैनेजमेंट एंड वर्कर दोनों थे, एक एग्रीमेंट के अंदर वो आए और उन्होंने क्या बोला कि वर्कर विल डू ओवर टाइम, कि वर्कर क्या करेंगे? ओवर टाइम करेंगे टू कवर अप देयर लॉसेस, और बदले में हम आपको क्या देंगे? एक्स्ट्रा वेजेस देंगे। तो दोनों में बात बैठकर बात हुई, लेकिन जब वर्कर ने काम कर दिया ना तो मैनेजर ने देने से मना कर दिया। तो क्या कौन सा प्रिंसिपल इसमें वायलेट हुआ? अब ध्यान से देखो, क्या ऑर्डर क्या कोई चीज सही रखने की नहीं, स्पेरिटी क्रॉप्स क्या कोई टीम स्पिरिट की बात करिए आपस में? नहीं, टीम स्पिरिट तो नहीं है ना, टीम स्पिरिट तो आपस के अंदर होगी, इंप्लॉइज के अंदर। ये तो मैनेजमेंट और वर्कर की दिक्कत है। क्या इनिशिएटिव पैदा किया? नहीं। तो ये किसका प्रिंसिपल था? डिसिप्लिन। किसकी इसकी कमी है? डिसिप्लिन की कमी। तो डिसिप्लिन मतलब ये नहीं होता कि सभी टाइम से आए नहीं गए। डिसिप्लिन मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट ने डील साइन की है, या जो मैनेजमेंट की कमिटमेंट्स हैं, या जो वर्कर की कमिटमेंट्स हैं, दोनों उस कमिटमेंट को फॉलो करें, एक डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखें। तो किस प्रिंसिपल को वायलेट किया है? डिसिप्लिन को वायलेट किया। चलो, नेक्स्ट हमारे पास अगला प्रिंसिपल क्या है कि इन सिमरन लिमिटेड एन एम्प्लॉय हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग हिज सैलरी, बट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज आउटपुट एट कॉम्पिटिटिव कॉस्ट। कि सिमरन लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें एम्प्लॉइज का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा सैलरी लें, लेकिन कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम कॉस्ट कम करें। देयर वाज सम डिस्प्यूट ऑन दिस फॉर अ व्हाइल। इवेंचुअली लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट वाज गिवन प्रायोरिटी ओवर एम्प्लॉइज। तो किस प्रिंसिपल रिलेट कर रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर? तो देखो, क्या इसके अंदर कोई सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी हमने? नहीं। क्या कोई इक्विटी इक्वल हमने किया? नहीं। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? ये प्रिंसिपल है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। तो क्या कहता है ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट बीच में आ रहा है तो सबसे पहले जर्नल इंटरेस्ट, मतलब किसका इंटरेस्ट होगा? जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं। फ्योल ने क्या प्रिंसिपल दिया था? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब इंडिविजुअल का, कंपनी के एम्प्लॉइज का इंटरेस्ट छोटा है लेकिन कंपनी का इंटरेस्ट क्या है? बड़ा है। तो किसको फॉलो करना पड़ेगा? कंपनी के इंटरेस्ट को फॉलो करना पड़ेगा, और यहीं पर उन्होंने किया। तो अब सैलरी चाहे ना बढ़ाई जाए, बट कंपनी की कॉस्ट, देखो कंपनी काम करेगी तभी तो उनको कुछ सैलरी मिलेगी ना। तो जर्नल इंटरेस्ट प्रायोरिटी देनी है एज कंपेयर टू सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि नीरज इज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन एन आईटी कंपनी। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज ज्वाइनिंग, Mehul, his project manager, tell Neeraj that during the course of his work, he will come across many such opportunities, which may tempt his to misuse his power for individual or family benefit at the cost of large general interest of the company। मतलब मेहुल ने नीरज को क्या बोला? मेहुल ने नीरज को बोला कि भाई, आप प्रोजेक्ट मैनेजर था मेहुल, उसने बोला कि आपको ऐसी सिचुएशन, जब आप काम करोगे तो आपको ऐसी सिचुएशन फेस करनी ही करनी पड़ेगी जब आपके पास अपना इंटरेस्ट, आप अपनी पावर को मिसयूज करके अपना इंटरेस्ट, अपनी फैमिली का इंटरेस्ट देख सकते हो और कंपनी के इंटरेस्ट को इग्नोर कर सकते हो। देन इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए? ही शुड रेदर एग्जिबिट एग्जाम्पलरी बिहेवियर, मतलब एक एग्जाम्पलरी बिहेवियर सेट करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट को छोड़कर कंपनी के इंटरेस्ट को देखना चाहिए। तो वैसे भी किस प्रिंसिपल की बात की है इसके अंदर? इसके अंदर बात की गई है कौन से प्रिंसिपल की? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। किसको? अपने इंटरेस्ट को छोड़कर कंपनी के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, एज इट विल रेज द status in the eyes of the company. Also, for interacting with anyone in the company on official matter, he should adopt the formal chain of authority and communication.
कि जब भी किसी से बातचीत भी करे ना, वो एक फॉर्मल चेन को फॉलो करे। तो मतलब इस लाइन के हिसाब से किस प्रिंसिपल की बात की जा रही है? इसके हिसाब से बात की जा रही है स्केलर चेन। तो स्केलर चेन क्या बोलता है कि फ्योल ने बोला था कि अगर कंपनी को चलाना है तो एक प्रॉपर स्केलर चेन आपको क्या करनी पड़ेगी? फॉलो अप करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर इन लाइनों को पढ़कर आपको केस स्टडी निकालनी पड़ेगी। तो अगर आपको प्रिंसिपल्स अच्छे से आते हैं तो उन लाइन को पढ़कर आप इजीली उन प्रिंसिपल के बारे में बता सकते हो। तो दो प्रिंसिपल है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल एंड स्केलर चेन। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है कि राधिका ओपन्स अ ज्वेलरी शोरूम in Jaipur after completing a course of jewelry designing. She has employed 11 person in her showroom. For greater productivity, she divides the work. उसने क्या कर दिया? वर्क को डिवाइड कर दिया स्मॉल टास्क के अंदर, एंड ईच एम्प्लॉय इज ट्रेन टू परफॉर्म हिज स्पेशलाइज्ड जॉब। देखो इस लाइन से हमें किस प्रिंसिपल के बारे में बात करना है? हमने इस क्वेश्चन में देखो, अगर आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है ना, तो पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या चीज डिमांड है। तो इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा था कौन से प्रिंसिपल अप्लाई हुए हैं फ्यूल के। तो आपको देखना है कि सबसे पहले लाइन आपने पढ़ी, क्योंकि अगर आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे फिर आंसर फिर देखोगे क्या चीज रिक्वायर्ड है, फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इससे अच्छा है पहले ही पढ़ लो। तो उसने क्या किया? शी डिवाइड्स द वर्क इनटू स्मॉल, यानी कि सबसे पहला कौन सा प्रिंसिपल इस लाइन को फॉलो किया? इसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल लगा? डिवीजन ऑफ वर्क। किसको बांट दो? काम को बांट दिया और छोटे छोटे पार्ट्स में उनको स्पेशलाइज्ड जॉब दे दी। चलो नेक्स्ट क्या किया? द सेल पर्सन आर अलाउड टू क्लोज अ डील विद अ बायर बाय गिविंग हिम अ मैक्सिमम ऑफ 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, सेल पर्सन को एक डील है कि वो क्या कर सकते हैं, 10% तक डिस्काउंट दे सकते हैं अगर उनको डील को क्या करना है, क्लोज करना है, मतलब डील फाइनल करनी है। वेयर एज द डिसीजन टू गिव एनी फर्दर डिस्काउंट विद राधिका एज द फाइनल अथॉरिटी। मतलब इसके अंदर उन्होंने क्या दिया कि अथॉरिटी दी, लेकिन कितने तक की दी? 10% तक की दी। तो क्या इसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, इसमें आएगा प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं आया? देखो सिर्फ अथॉरिटी दी है लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको डील फाइन करनी तो वो प्रिंसिपल नहीं अप्लाई हो रहा। और ये लाइन इकट्ठी है, मतलब क्या है कि जो सेल पर्सन को बोला कि 10% पे डिस्काउंट अगर ज्यादा देना तो मेरे से पूछना पड़ेगा, मतलब सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल फॉलो किया। कुछ पावर्स डिसेंट्रलाइज कर दी लेकिन मेन पावर अपने हाथ में ही रखी कि 10% तक डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया और बाकी अपने हाथ में रखा। इसमें हमें कंफ्यूजन होगी कि शायद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो अथॉरिटी तो दे दी कि 10%, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं दी ना कि आपको डील क्लोज करनी ही करनी है या नहीं, फिर आपके ऊपर केस होंगे, ऐसा कुछ होगा। तो इसलिए कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा इस पे? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन और डिवीजन ऑफ वर्क। चलो उसके बाद देखते हैं आगे क्या है कि इन द अर्लियर डे ऑफ स्टार्टिंग ऑफ हिज बिजनेस 5 of her employees were asked to put in extra work of her. In return, she has promised to give them a special intensive within a year. Therefore, after 6 months, when the business was doing well, she awarded a cash bonus to each employee. देखो तो सबको बोनस दिया गया, मतलब जो बात की गई थी उस बात को फॉलो किया गया, माना गया। पहले उनसे बात कर ली गई थी ना, तो उनको माना गया। मतलब क्या चल रहा है? डिसिप्लिन में काम हो रहा है। देखो कोई रेम्यूनरेशन नहीं है, रेम्यूनरेशन मतलब उनको इतनी सैलरी दी जाएगी, वो तो दी जाएगी। अभी क्या हुआ? अभी उसने बोला था कि अगर आप काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, उन्होंने पैसा दे दिया। तो क्या फॉलो किया गया? एक प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो किया गया, डिसिप्लिन में चलें, ठीक है ना। चलो थर्ड प्रिंसिपल ये हो गया। और उसके बाद हाउएवर व्हेन इट कम टू सेटिंग द कॉन्फ्लिक्ट अमंग हर एम्प्लॉय शी टेंड टू बी मोर बायस्ड टुवर्ड हर फीमेल एम्प्लॉइज। तो ये यहां पर किस प्रिंसिपल को उसने अनफॉलो किया? कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया? वो किया इक्विटी, मतलब वो अपने फीमेल इंप्लॉइज के प्रति क्या है? बायस्ड है, मेल इंप्लॉय का साइड लेती है। तो ये क्या है? सबसे ज्यादा कौन से प्रिंसिपल को वायलेट किया? इक्विटी को। तो देखो ऐसा हमें क्वेश्चन आएगा, हमें लाइन को कोट करना पड़ेगा और फिर इन प्रिंसिपल्स के बारे में देखना पड़ेगा। तो अगर आपको प्रिंसिपल्स अच्छे से आते तो आप उसको इजिली कर सकते हो। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है हमारे पास? अगला है कि हितिक इज डिजायर ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल। ही प्रपोज्ड टू अडॉप्ट टू लॉजिकल अप्रोच ऑफ हर बिजनेस रेदर देन हिट एंड ट्रायल मेथड। तो देखो सबसे पहले ना हम इसका ये देख लें कि इन्होंने क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या, कि निकालना क्या, हमें आंसर क्या देना है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वेरियस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब क्या, किसकी बात कर रहे हैं? टेलर की। और टेलर ने हमें 4 प्रिंसिपल दिए थे। कौन से? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल, और फोर्थ क्या दिया था? डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है ना। अच्छा अब ये 4 प्रिंसिपल्स थे, तो हमने देखना है कि कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा।
लाइन को कोट कर कर। तो देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उसने लॉजिकल अप्रोच क्या अपनाया, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं अपनाया। तो मतलब वो किस प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो पहली लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, एज ही नोज दैट ही कैन दिस कैन रिजल्ट इन ट्रेमेंडस सेविंग्स ऑफ ह्यूमन एनर्जी एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मटेरियल। चलो, he plans to adopt a paternalist style of management in practice in order to avoid any kind of class conflict that may emerge between him and the worker। ठीक है ना। एंड उसने क्या बोला कि अगर कोई भी किसी भी तरीके की क्लास कन्फ्लिक्ट है ना, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा है, उसको क्या करना है, खत्म करना है। मतलब उसको ज्यादा उन्होंने फॉलो नहीं करना। मोर ओवर ही प्लान्स टू सीक द ओपिनियन ऑफ हिज वर्कर बिफोर टेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन। देखो, तो इन दोनों लाइनों में ही हमें दो प्रिंसिपल के बारे में बात की गई। पहले में उसने क्या बोला कि ही प्लान टू अडॉप्ट, ताकि कोई क्लास कन्फ्लिक्ट ना हो, किसके बीच में, मैनेजमेंट के बीच में एंड वर्कर के बीच में। मतलब कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, हार्मनी रहे, डिस्कॉर्ड ना रहे। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड कब अप्लाई होगा, जब आपको कोई लड़ाई झगड़े की बात की जा रही है। मतलब कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, काम बिल्कुल हार्मनी से। ठीक है ना। चलो, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि मोर ओवर ही प्लान्स टू सीक द ओपिनियन ऑफ हिज वर्कर बिफोर टेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन। मतलब वो ओपिनियन लेना चाहता है अपने वर्कर का कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो क्या कर रहा है वो, कोऑपरेशन इंडिविजुअल। ये नहीं है कि अकेला खुद ही डिसीजन लेगा, वर्कर से क्या ले रहा है, कोऑपरेशन ले रहा है, और उनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। तो कौन से प्रिंसिपल अप्लाई हुए वो हमने देख लिए। पहले में हमें कौन सा लगा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, और थर्ड कौन सा लगा, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इन द स्टाफ मीटिंग द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल रेज्ड ऑब्जेक्शन दैट टीचर स्टार्ट द टीचिंग after 5 to 10 minutes in third floor classes. He warned them as students are complaining about him। मतलब टीचिंग कब स्टार्ट कर देते हैं, 5 से 10 मिनट पहले, बाद शुरू करते हैं, आफ्टर शुरू करते हैं क्लास के। द टीचर एक्सप्लेन द प्रिंसिपल दैट वी कैन क्लाइंब स्टेप फ्रॉम ग्राउंड टू थर्ड फ्लोर। We get some tiredness and need 5 to 10 minute rest before starting the lecture। तो टीचर ने भी अपनी प्रॉब्लम बताई। क्या बताई कि हमें 5 से 10 मिनट ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, जिससे हम थक जाते हैं। इस वजह से हम 5 मिनट क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो प्रिंसिपल प्लान टू इंस्टॉल अ लिफ्ट इन अ स्कूल सो दैट टीचर डू नॉट वेस्ट देयर एनर्जी ऑन वेस्टफुल एक्टिविटी ऑफ क्लाइंबिंग स्टेप। तो किस टेक्निक के बारे में बात किया गया, देखो क्या कोई तरीका बताया गया, नहीं। किसके बारे में बात किया, क्या ना कोई टाइम बताया गया, ना ही कोई क्या बताया गया इसके अंदर। इसमें बात की गई है मोशन स्टडी की। यानी कि उन्होंने मोशन स्टडी क्या बोलती थी, मोशन स्टडी बोलती थी कि जो भी अननेसेसरी मोशंस है, मतलब देखो अब टीचर को स्टेयर चढ़ के जाना पड़ता है, तो इसको इलिमिनेट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। तो जो हमें टेलर ने क्या दी थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स दी थी कि आप कैसे उनको करो। ठीक है ना। तो उसमें उन्होंने एक टेक्निक दी थी वर्क स्टडी की, काम को स्टडी करो। तो काम को स्टडी करने में हमें 4 टेक्निक्स को स्टडी करना पड़ता था, मेथड, मोशन, फैटीग एंड टाइम। तो मेथड में हम किस तरीके से कौन सा बढ़िया तरीके से काम करें। मोशन में हम ये देखते हैं कि हम जो अननेसेसरी एक्टिविटीज हैं, अननेसेसरी मोशन है, उनको कैसे इलिमिनेट करें। तो इसमें भी क्या है, अननेसेसरी मोशन को इलिमिनेट किया उसने कि स्टेयर पे चढ़ के। फैटीग की मतलब क्या होता है, थकावट। तो इसमें देखो टीचर थक रहे हैं, तो ये क्या है, ये अननेसेसरी मोशन की वजह से थक रहे हैं, जेन्युइनली नहीं थक रहे। तो फैटीग स्टडी क्या होती है, हमें ये बोलता था कितने रेस्ट इंटरवल दिए जाए, मतलब कितना टाइम के लिए उनको रेस्ट दिया जाए, दैट इज कॉल्ड फैटीग स्टडी। तो अगर यहां पर बोला जाता कि टीचर अपना प्रिंसिपल ने क्या कर दिया, 5 से 10 मिनट क्लासेस को आगे कर दिया, तो वो किस स्टडी को किया, फैटीग स्टडी को किया। क्यों, क्योंकि उन्होंने रेस्ट दिया। रेस्ट, तो जब भी बात आई कि रेस्ट देना या वर्कर के ये देखना कि वर्कर की एफिशिएंसी चेक करना, तो आएगी फैटीग स्टडी। और टाइम स्टडी, जिस टाइम पे काम दिया था क्या उस पे हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन इसमें कौन सी केस स्टडी आई हमारे पास, मोशन स्टडी। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि मिस्टर राजीव इज द ओनर ऑफ लक्ष्मी डायरी। ही इज प्रोड्यूसिंग वेरियस मिल्क प्रोडक्ट। He always tests various way of producing different product and choose the best and most economical way of production। मतलब वो एक लक्ष्मी डायरी का क्या है, ऑनर है, और वो मिल्क प्रोडक्ट बनाता है, और वो बहुत सारी ऐसी टेक्निक प्रोड्यूस करता है ताकि वो कम से कम सस्ते से सस्ते में क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके। ही आल्सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट फिक्सिंग अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड ही मेक श्योर दैट ऑल द एम्प्लॉइज आर गिवन आर फिक्स्ड प्लेस सो दैट देयर इज नो वेस्टेज ऑफ time and production। So which technique of scientific management is applied and which principle of Henry Fayol is applied। तो देखो ध्यान से देखो, टेक्निक मतलब क्या कर रहा है वो उसके पास बहुत सारे तरीके हैं, वेज हैं, मतलब मेथड है, और हमेशा इकोनॉमिकल मेथड चुनता है। तो वो क्या कर रहा है, वो मेथड स्टडी कर रहा है। मतलब
अलग अलग तरीकों में से वो एक स्टडी को क्या कर रहा है, चुन रहा है। दैट इज कॉल्ड मेथड स्टडी एंड प्रिंसिपल। अच्छा, और दूसरा कौन सा प्रिंसिपल इसमें अप्लाई हो रहा है? दूसरा हमारे पास अप्लाई हो रहा है, दूसरा हमारे पास इसके अंदर अप्लाई हो रहा है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर कैसे पता चला? देखो, ही इज आल्सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट फिक्सिंग अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड ही मेक श्योर दैट ऑल द एम्प्लॉइज आर गिवन फिक्स्ड प्लेस। तो इसमें किसकी बात की गई है? इसमें बात की गई है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के बारे में, ठीक है ना। कौन सा प्रिंसिपल? हेनरी फ्योल। क्योंकि ऑर्डर प्रिंसिपल क्या बोलता था कि एवरीथिंग शुड बी प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है ना। तो इसमें किसकी बात करेगी? एक तो मेथड स्टडी की, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? द प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फ्यूल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब टेलर और फ्यूल के प्रिंसिपल क्या है? एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट है, मतलब डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना। वन बिलीव दैट मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट ईयर टू कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय द एम्प्लॉइज। एक क्या सोचता है कि मैनेजमेंट जब भी कोई एम्प्लॉय सजेशन देना तो मैनेजमेंट को अपने कान बंद नहीं करने चाहिए। while the other suggested that a good company should have an employee suggestion system whereas suggestion which result in substantial time or cost reduction should be rewarded। मतलब क्या करना चाहिए? आपको रिवॉर्ड भी देना चाहिए। दूसरे ने क्या बोला कि आपको उनको रिवॉर्ड भी देना चाहिए, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्यूल। देखो, अब टेलर एंड फ्यूल के प्रिंसिपल के बारे में बताने, तो पहले हमने लाइन कोट करी, क्या करी कि वन बिलीव दैट मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट ईयर्स टू कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय एम्प्लॉय। कि मतलब उनको अपने कान बंद नहीं करने चाहिए, उनको सुनना चाहिए सबका। यानी कि किसके बारे में बात की है? कौन से प्रिंसिपल के बारे में बात करिए? टेलर की बात करिए। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब कोऑपरेट करके चले, ये ना हो कि हम सिर्फ अपनी करेंगे, दूसरे की सुनेंगे ही नहीं। दैट इज कॉल्ड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अच्छा, अब दूसरे में क्या बोला गया? देखो, दूसरे में क्या दिया गया कि जो इंप्लॉय सजेशन दे उनको सजेशन को क्या करे? रिस्पेक्ट भी करे। अगर हमारी कॉस्ट कम होती है तो उनको रिवॉर्ड भी करे। तो ये किस प्रिंसिपल था? इनिशिएटिव। तो देखो, पहला भी आपको लगेगा शायद इनिशिएटिव है क्योंकि उसमें भी उनके सजेशन के सुना जा रहा है, लेकिन ध्यान देना, इनिशिएटिव कब होगा? जब आप उनके सजेशंस को सुनोगे और उनको रिवॉर्ड भी करोगे। लेकिन कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म कब हुआ? जब आपने अपने कान बंद नहीं किए, उनकी बात सुनी। मतलब आप कोऑपरेट कर रहे हो, इंडिविजुअलिज्म नहीं कर रहे। रिवॉर्ड की बात कोई नहीं कही गई इसमें। तो इनिशिएटिव कब होगा? इनिशिएटिव पैदा कब किया जाएगा फ्यूल के अकॉर्डिंग? कि जब आप अपने एम्प्लॉइज को बोलो कि आप आओ, हमें कोई ना कोई अपना अच्छा आइडिया दो और बदले में आपको रिवॉर्ड देंगे, तभी इनिशिएटिव पैदा होगा ना। रिवॉर्ड होगा तो भी। लेकिन कोऑपरेशन और नॉट इंडिविजुअलिज्म, टेलर ने क्या बोला कि अगर कोई इंप्लॉय बोलना चाहे तो आप उसकी बात सुन लो, चाहे अपनी मन की करो लेकिन सुनो। उनकी बातों के बारे में भी ध्यान दिया जाना चाहिए और अपने फैसले को उस हिसाब से किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें कोई उनको मोटिवेट नहीं किया जा रहा इंप्लॉइज को कि आप आओ बातचीत करो। लेकिन फ्यूल ने क्या बोला था? आप मोटिवेट करो। मतलब मोटिवेट कैसा होगा? जब आपके पास रिवॉर्ड होगा। तो जहां भी वर्ड रिवॉर्ड आया ना, इंप्लॉइज के सजेशन को सुनकर रिवॉर्ड दिया जा रहा है। तो मतलब किसके बारे में बात की जा रही है? फ्यूल के इनिशिएटिव प्रिंसिपल के बारे में। लेकिन अगर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, मतलब जब आप इंप्लॉइज की बात सिर्फ सुन रहे हो, मतलब आप अपने कम बंद नहीं कर रहे। तो टेलर ने क्या बोला था कि भाई सबके बात सुनी जाए, किसी से भी बात, मतलब ये ना हो कि आप किसी इंप्लॉय की बात ही ना सुनो, अपना काम करो। तो मतलब मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर। तो इसमें ये नहीं बोला गया कि उनको कोई इनिशिएटिव पैदा कर रहे, ये किया गया कि आप अपने कानों को बंद ना किया जाए। तो मतलब कौन सी बात करेंगे हम? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इस प्रिंसिपल को इसमें फॉलो किया गया। चलो, तो ये थे हमारे पास सारी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज जो हमने इस वीडियो के अंदर देखी। और अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर उसको क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो। थैंक यू।